नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 1 का सेकंड पेपर भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और मैंने मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन करा था भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन, जिसमें हमने गांव एवं कस्बे के बारे में अध्ययन करा था। आज हम अध्ययन करेंगे नगर के बारे में। नगर यानी कि सिटी। आज हम पहले नगर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर नगर का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। नगर, इसे अंग्रेजी में सिटी भी कहते हैं। नगरों को किसी विशेष ऐतिहासिक युग की देन नहीं माना जा सकता। वास्तव में इनका इतिहास तो मानवीय साधनों के विकास क्रम के साथ जुड़ा है। नगरों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। क्वीन और थॉमस के अनुसार पहले गांव विकसित हुए। कालांतर में ये ही गांव नगरों के रूप में परिवर्तित हो गए। ममफोर्ड की मान्यता है कि नगरों का विकास गांवों से हुआ है। आपने लिखा है कि आजकल जो नगर दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर गांवों में ही मौजूद थे। चार्ल्स कूले ने नगरों की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है कि नगरों का जन्म यातायात तथा संदेश वाहन के साधनों के जन्म और विकास के फलस्वरूप हुआ है। जिन स्थानों पर यातायात और संदेश वाहन के साधनों के विकास की स्थिति अनुकूल थी, वहीं पर बड़े नगरों का जन्म हुआ। यही कारण है कि समुद्र के किनारे सबसे बड़े नगर विकसित हुए। एंडरसन के अनुसार नवीन आविष्कार और परिवर्तन नगरों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये नगर ऐसे स्थान पर विकसित हो जाते थे जहां आर्थिक और भौगोलिक सुविधाएं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहती थी। नगरों के विकास में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन सभी कारकों ने मिलकर नगरों के विकास में योग दिया। नगरों के उद्विकास के क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है प्राचीन नगर और दूसरा है आधुनिक नगर या औद्योगिक क्रांति। हम सबसे पहले प्राचीन नगर के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन नगर, पुरातत्वीय आधार पर यह कहा जा सकता है कि अत्यंत प्राचीन काल में भी नगरों का अस्तित्व था। नील, दजला, फरात और सिंधु घाटी में जिन सभ्यताओं का पता चला है, उनसे ऐसा प्रमाणित होता है कि उस युग में भी नगरों का अत्यंत ही विकसित रूप था। नगरों के विकास में जिन कारकों का विशेष योग रहा, उनमें अच्छी जलवायु, खाद्य सामग्री की उपलब्धता, आक्रमणों से तुलनात्मक दृष्टि से बचाव, उपजाऊ भूमि आदि प्रमुख हैं। क्रास ने नगरों के विकास में उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त 3 अन्य कारकों का उल्लेख किया है। इसमें पहला है भूमि एवं जल प्राप्ति के साधन, दूसरा शत्रुओं से दूरी और तीसरा व्यापार की दृष्टि से स्वतंत्र क्षेत्र। नगरों के विकास संबंधी विद्वानों के विचारों से ज्ञात होता है कि नगरों की उत्पत्ति एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा हुई है तथा यह प्रक्रिया आज भी जारी है। तो ये तो हमने पढ़ा प्राचीन नगर के बारे में, जो नगरों के उद्विकास के क्रम को मैंने बताया था ना आपको कि 2 भागों में बांटा है। एक तो प्राचीन नगर और दूसरा है आधुनिक नगर। तो अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक नगर या औद्योगिक क्रांति के बारे में। नगर वास्तव में औद्योगिक क्रांति के परिणाम हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उद्योगों का विशाल पैमाने पर केंद्रीकरण हुआ तथा मानव सुख सुविधाओं में अपार वृद्धि हुई। इन सुख सुविधाओं में आवागमन और संदेश वाहन के साधन, रेल, डाक तथा तार सुविधाएं और सुरक्षा
चिकित्सा एवं शिक्षा आदि प्रमुख हैं। इन सुविधाओं ने मिलकर नगरों के विकास में योग दिया। अब हम पढ़ेंगे नगर के अर्थ के बारे में। मीनिंग ऑफ सिटी। मीनिंग ऑफ सिटी। मीनिंग ऑफ सिटी यानी कि नगर का अर्थ। नगर एक ऐसा स्थान है जहां मानव कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में व्यस्त है। नगर वह संपूर्ण समाज है जहां जनसंख्या काफ़ी होती है। वहां सामान्यतः सामुदायिक भावना की कमी होती है। नगर के अंदर आपने देखा है ना कि सामुदायिक भावना की कमी होती है। आपस में लोग एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, जबकि गाँवों में आपने देखा होगा कितनी लोगों में आत्मीयता होती है और सामुदायिक भावना कितनी ज़्यादा होती है। तो नगर में सामान्यतः सामुदायिक भावना की कमी होती है। अधिकांश समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि व्यवसाय, पर्यावरण, जनसंख्या गतिशीलता, अंतःक्रिया, विभेदीकरण तथा विजातीयता या विषमता नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषता हैं। हम कह सकते हैं कि नगर एक ऐसा समुदाय है जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता, जनसंख्या का अधिक घनत्व, नियंत्रण के औपचारिक साधन, कृत्रिमता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं विभेदीकरण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं बल्कि एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक भी है। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता, औपचारिक व द्वैतिक संबंधों की प्रधानता। औपचारिक और द्वैतिक संबंध मतलब निकट के संबंध नहीं होना। जैसे गांवों में तो आप देखो पड़ोसियों में निकट के संबंध होते हैं, लेकिन आज आप नगर में चले जाओ, जैसे फ्लैट सिस्टम है या कहीं तो पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते। फ्लैट के अंदर जो पड़ोस वाला फ्लैट है उसमें पड़ोसी आपस में नहीं जानते हैं। तो व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता, औपचारिक व द्वैतिक संबंधों की प्रधानता, भोगवाद, भौतिकवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। नगरों में हमें बेकारी, भिक्षावृत्ति, अपराध, नशाखोरी एवं वेश्यावृत्ति की अधिकता देखने को मिलती है। वहाँ परिवार, नातेदारी एवं पड़ोस का अधिक महत्व नहीं होता। वहाँ व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक द्वैतिक संगठनों का सदस्य होता है। यदि हम शब्द रचना की दृष्टि से देखें तो शहर या नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का हिंदी अनुवाद है। स्वयं सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटाज से बना है, जिसका तात्पर्य है नागरिकता। अंग्रेजी भाषा का अर्बन शब्द लैटिन भाषा के अर्बनास से बना है, जिसका अर्थ है शहर। लैटिन भाषा के अर्ब्स का अर्थ भी सिटी अर्थात शहर ही है। नगर की परिभाषा जनसंख्या के आधार पर भी की गई है। अमेरिका के जनगणना ब्यूरो ने नगर ऐसे स्थान को माना है जहाँ की जनसंख्या 25,000 या उससे अधिक हो। फ्रांस में 2,000 तथा मिस्र में 11,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर माना है। विलकॉक्स ने ऐसे क्षेत्र को जहाँ का जनघनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील तथा जेफरसन ने 10,000 प्रति वर्ग मील आबादी क्षेत्र को नगर कहा है। व्यवसाय के आधार पर भी
नगर की परिभाषा की गई है। विलकॉक्स के अनुसार जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे शहर या नगर कहेंगे। बर्गर लिखते हैं, नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हो। कुछ विद्वान ऐसे क्षेत्र को नगर कहते हैं जहाँ अपरिचितता एनोनिमिटी अधिक हो, अर्थात जहाँ लोग एक दूसरे से परिचित कम हो। लुईस वर्थ नगर को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। थियोडरसन के अनुसार नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं द्वैतिक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण से मतलब है जैसे कानून, पुलिस आदि, ये कैसे नियंत्रण के साधन हैं? औपचारिक हैं। यह परिभाषा अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं उचित है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगर वह क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वैतिक संबंधों की प्रधानता एवं औपचारिकता आदि नगरीय केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बच्चों, आज हमने चर्चा करी नगर के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। कल हम हमारे इसी नगर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।